नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोटक कंजम्पशन फंड का NFO रिव्यू। क्यों निवेश करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनेगा, कंजम्पशन थीम क्या है, कंजम्पशन थीम का 2030 तक का आउटलुक क्या है। तो पूरा वीडियो देखना, एक लाइक करना और हमारे चैनल का नीच जैसे कि है कि मैं म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूं। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूं कि आप बेहतर निवेशक बन पाए। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो में हम कंजम्पशन थीम का आउटलुक 2030 तक क्या लग रहा है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग AMC के मेरे कंजम्पशन फंड है, जैसे कि ICICI का कंजम्पशन हुआ, टाटा कंजम्पशन, मिरार एसेट कंजम्पशन, SBI एंड निप्पॉन, इसका पोर्टफोलियो क्या है और ये फंड ने पिछले 5 और 10 साल में कितना रिटर्न बनाए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो कंजम्पशन थीम यानी कि कंजम्पशन एक थीमेटिक फंड है, कोटक कंजम्पशन थीमेटिक फंड है जिसमें 80% पोर्टफोलियो मेरा कंजम्पशन या कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक है उसका बनेगा। तो थीमेटिक फंड है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क जरूर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो कंजम्पशन यहाँ से क्यों बढ़ेगा? तो फर्स्ट रीज़न, जैसे मैंने बताया है, सारे कंजम्पशन फंड का आउटलुक शेयर किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि राइजिंग इनकम हमारा बढ़ रहा है। जैसे हम आपको पता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम $2000 से ऊपर चला गया है। तो $2000 से ऊपर इनकम जाना, तो वहाँ पे मैं स्पेंडिंग बढ़ूंगा, ऐसा बोल सकता हूँ। स्पेंडिंग यहाँ से बहुत बढ़ेगा। स्पेंडिंग बढ़ेगा, आप खर्चा करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा सर? आपका ज़रूरियात, किसी का धंधा है, एक बात समझ लीजिए, आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत है, वो दूसरे लोग का धंधा है, तो वो लोग का धंधा बढ़ेगा, वो लोग का धंधा बढ़ेगा, बैलेंस शीट पे प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट पे प्रॉफिट आएगा, शेयर्स का दाम बढ़ेगा। तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 से ऊपर चला गया है। अभी $2000 से जब इनकम ऊपर गया, $2000 तक हमारा बेसिक जो नीड्स है वही कंजम्पशन का सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन अभी रिसर्च डेटा ऐसा आ रहा है कि जैसे इनकम $2000 से ऊपर चला गया पर कैपिटा, तो मेरा डिस्क्रिशनरी स्पेंड से वो बढ़ने लगा है। तो मैं अगर बात करूँ 2030-2035 तक, तो 2000 बेसिक नेसेसिटी पे जो स्पेंड होगा उससे कहीं ज़्यादा स्पेंड हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे होगा। नहीं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स क्या होता है? तो वो होता है कि हम एंटरटेनमेंट पे खर्चा ज़्यादा करेंगे, लग्जरियस कार्स पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, फ़ोन्स पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। सो डेट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। तो वो मेरा बढ़ने लगा है। रेस्टोरेंट पे खर्चा बढ़ गया, ट्रैवल पे खर्चा बढ़ गया है। तो ये सारी इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा आएगा क्योंकि वहाँ पे स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरा कि हमारा स्पेंडिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्पेंडिंग पैटर्न? सो हम ट्रेन से, बस से, एयर ट्रैफिक थोड़ा बढ़ने लगा है, वहाँ से वहाँ ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं, मीन्स बस से प्लेन। एनालॉग से स्मार्ट वॉच आ गए हैं, फीचर फोन से स्मार्टफोन्स आ गए हैं, CFL से LED आ गए हैं, राइट। डिटर्जेंट पाउडर से लिक्विड डिटर्जेंट आ रहा है, राइट। तो एक तो कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है, दूसरा कि कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा? थोड़ा रीजंस बताता हूँ, कन्विक्शन ज़्यादा आएगा। पहला, इंडिया के पास हाईएस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन है। 32% ऑफ पर्सन, जो हमारे पास 140 लाख करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से 32% ऑफ द पर्सन वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। दूसरा कि वी आर एडिंग 12 मिलियन पीपल टू वर्किंग पॉपुलेशन एवरी ईयर, 12 मिलियन लोग ऐड हो रहे हैं उसमें। तीसरा, हमारा एवरेज एज 28 आ रहा है, अभी का एवरेज एज। तो एवरेज एज में यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यंगेस्ट पॉपुलेशन लग्जरियस खर्चा ज़्यादा करता है। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करने के पीछे उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बेसिक नीड्स पे खर्चा होता है एक, और एक लाइफस्टाइल पे खर्चा होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है। तो यंगेस्ट पॉपुलेशन वो ज़्यादा करेंगे। तीसरा कि हमारा जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज्वेलरी में, स्नैक्स पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, किराना सुपर स्टोर वो बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइज प्लेयर को ज़्यादा पैसा आएगा और वही प्लेयर्स मार्केट में लिस्टेड ज़्यादा है, तो शेयर्स प्राइस पे उनका सीधा फर्क देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट इज न्यूक्लियराइजेशन। तो अभी लोग माँ बाप के साथ कम रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं 2008 की बात करूँ तो 34% ऑफ द फैमिलीज के जो न्यूक्लियर थे, जो 50% हो गए 2022 में। तो उससे क्या होगा? सो न्यूक्लियराइजेशन विल ड्राइव मोर डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एक घर से 2 घर बनेंगे तो दूसरे घर में मेरे को हर वो चीज़ कि जो घर बनाने के लिए चाहिए और घर में जीने के लिए भी चाहिए, वो उसका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स बेंचमार्क है कंजम्पशन फंड का, तो उसमें सब सेक्टर भी काफ़ी आ जाते हैं। तो कंजम्पशन इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, बात करते हैं। पहला आता है एफएमसीजी। सो एफएमसीजी में क्या क्या आएगा? 38% एफएमसीजी है मेरा। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड, पर्सनल केयर के लगती सारी प्रोडक्ट्स आ जाती है। देन ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। सर अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप ऑटो बिक्री के नंबर आएंगे ना तो देखना, तो ऑटो बिक्री के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, आई एम श्योर। और अभी ऑटो सेक्टर काफ़ी बुलिश है। तीसरा आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो 14% आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी सेल्स, पेंट, वॉचेस, इससे ये सब इंक्लूड हो जाता है। देन टेलीकॉम में सेल्यूलर कंपनीज आ जाती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड मेरी कंपनीज आ जाती है। 10% इस टेलीकॉम वेटेज है सेक्टर का। कंज्यूमर सर्विसेज में रिटेल सर्विसेज आ जाती है, होटल्स, रिजॉर्ट्स, फार्मेसी रिटेल्स, ये सारा कंज्यूमर सर्विस में आ जाता है। तो टूरिज्म सेक्टर भी इसमें आ गया। हेल्थ केयर अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स 4% इंडेक्स सेक्टर का वेटेज है। पावर सेक्टर 3% वेटेज है, जिसमें पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज आ जाती हैं। रियलिटी सेक्टर 2% वेटेज है, जिसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आ जाता है, रियल एस्टेट सर्विसेज आ जाता है। टेक्सटाइल इज़ 1% वेटेज, जिसमें अपीयरल्स आ जाता है, गारमेंट्स आ जाते हैं मेरे। अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती कंपनी आ जाती है। ट्रेडिंग के रिलेटेड टेक्सटाइल कंपनी आ जाती है। तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ब्रॉड इंडेक्स है। एक बहुत अच्छा बात है कि 64% यानी कि 64% निफ्टी 500 इंडिया मार्केट कैप है जो कंजम्पशन थीम से रिलेटेड है। तो 64% बहुत बड़ा नंबर होता है किसी जिसमें मेरा स्टॉक यूनिवर्स काफ़ी आ जाता है। तो मोटा मोटी काफ़ी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा विद इन कंजम्पशन सेक्टर। एंड 60% इंडिया का जो डोमेस्टिक जीडीपी है वो डोमेस्टिक डिमांड से आ जाता है, क्योंकि हमारे पास लोग ही इतने खर्चा करने के लिए कि डोमेस्टिक डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्सपोर्ट करने की बात तो आप सोच लीजिए कि एक्सपोर्ट तो होगा, लेकिन 60% इंडिया का डोमेस्टिक जीडीपी है जो डोमेस्टिक डिमांड से क्रिएट हो रहा है। तो सर कंजम्पशन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो कंजम्पशन थीम इज़ वन थीम कि वहाँ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ कोटक कंजम्पशन फंड, वाई टू गो विथ कोटक। तो फंड मैनेजर है देवेंद्र सिंघल जी। 22 ईयर्स ऑफ इक्विटी एक्सपीरियंस, कंजम्पशन से रिलेटेड इक्विटी के वो एनालिस्ट थे, तो कंजम्पशन स्टॉक पिकिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, फ्लेक्सी मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, जो कोटक महिंद्रा एएमसी जो स्टॉक ट्रैक कर रही है कंजम्पशन से रिलेटेड, इन हाउस कवरेज जिसका है उसी से स्टॉक सिलेक्शन होगा। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन GARP, डेट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो जो स्टॉक रीजनेबल प्राइस पे ग्रोथ करता होगा वो स्टॉक मेरा लिया जाएगा। दूसरा कि रिटर्न्स रेशियो में अगर देखूँ कंजम्पशन थीम का, कंजम्पशन इंडेक्स का, तो मेटल, एनर्जी, ऑटो, फार्मा, निफ्टी 500, निफ्टी 50, उसके हिसाब से जो रिटर्न रेशियो है मेरा ROE है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 16% का आ रहा है। तो वो बेटर है, काफ़ी बेटर है। दूसरा कि जो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स का वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन अगेन क्लोज टू 5 ईयर एवरेज। वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है अभी कंजम्पशन इंडेक्स का, 5 ईयर का जो एवरेज है वहाँ पे ही वैल्यूएशन अटका हुआ है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा।
तो अभी हम शेयर करते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग AMC के कंजम्पशन फंड है उसका रिटर्न कैसा है, और रिटर्न के साथ साथ उसका टॉप 5 होल्डिंग कितना सिमिलर जा रहा है वो ट्रैक करते हैं। SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, मिरारे एसेट कंजम्पशन फंड, ICICI प्रू कंजम्पशन फंड। तो ये चारों फंड की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है। SBI का 31%, निपॉन इंडिया का 3 साल का रिटर्न 27%, मिरारे एसेट का 24% एंड ICICI का रिटर्न 23% है। तो सी मैं थीमेटिक फंड पे अगर बेट ले रहा हूँ तो रिटर्न भी उतना आ रहा है। और अगेन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डू नॉट गो विथ लमसम इन दिस फंड, सो गो विथ SIP। अगर आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो SIP का रिटर्न काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग चलता रहेगा, लेकिन थीम अच्छा है एंड एवरग्रीन थीम है। तो एवरग्रीन थीम है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा सिक्लिकल थीम है कि यही साइकिल पे ज़्यादा चलेगा, राइट। तो एवरग्रीन थीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग AMC के कंजम्पशन फंड में मैं अगर टॉप 5 होल्डिंग की बात करूँ तो ICICI की टॉप 5 होल्डिंग में आ जाता है एयरटेल, HUL, ITC, सन फार्मा एंड मारुति। तो 5 होल्डिंग अलग अलग है, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स है। SBI कंजम्पशन फंड में आ जाता है ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, शीला फोरम एंड चैलत होटल्स। निपॉन इंडिया का टॉप 5 होल्डिंग में आ जाता है ITC, भारती एयरटेल, HUL एंड डीमार्ट। अदर्स प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत है। मिरारे एसेट के टॉप 5 होल्डिंग में आ जाता है ITC, एयरटेल, HUL, टाइटन एंड मारुति। तो मोटा मोटी पोर्टफोलियो काफ़ी कौन कौन से स्टॉक है जो सिमिलर लग रहे हैं मेरे को, एयरटेल, HUL, ITC एंड मारुति। ये 4 स्टॉक ऐसे हैं कि ज़्यादातर सिमिलर है। तो कोटक का कंजम्पशन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तो कि इससे ऐसी टॉप 5 होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अगेन थीमेटिक फंड है, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।